हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिलाइट आईएएस। मैं सृष्टि टॉप 500 क्वेश्चन सीरीज़ में आप सभी का स्वागत करती हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम कुछ टाइम पहले इकोनॉमी की सीरीज़ डिस्कस कर रहे थे। कुछ हेल्थ इश्यूज़ की वजह से ये थोड़ा लेट हो गई, तो आज हम फिर से स्टार्ट करते हैं अपना पार्ट 6। ठीक है, अभी तक हमने 50 क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वायरमेंट प्रीलिम्स यूपीएससी 2023 से रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं। यदि आपने वीडियो नहीं देखी हैं तो प्लीज़ जाएं, चैनल पर देखें। और बाकी सब्जेक्ट से रिलेटेड भी कीवी मैम ने बहुत सारी सीरीज़ डिस्कस की हैं, तो आप जाइए, उनका लाभ उठाइए और ज़रूर ज़रूर देखिए। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के साथ अपनी सीरीज़ स्टार्ट कर लेते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में मगरमच्छ संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे हमारे पास 3 ऑप्शंस दिए गए हैं, अर्थात स्टेटमेंट दिए गए हैं, जिनको हम देख लेते हैं। फर्स्ट है कि भारत में मगरमच्छ परियोजना की शुरुआत वर्ष 1975 में की गई थी। ठीक है। सेकंड दिया है कि मगरमच्छ स्टेशनों के प्रबंधकों को प्रशिक्षित करने हेतु वर्ष 1980 में दिल्ली में मगरमच्छ प्रजनन एवं प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की गई थी। वहीं थर्ड दिया गया है कि वर्तमान में घड़ियाल को अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ की सूची में, ठीक है, सूची में संकटग्रस्त प्रजाति के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। तो इसका आंसर हम देख लेते हैं। इसका जो आंसर हो जाता है वो हो जाता है केवल एक सही, अर्थात जो ऑप्शन सी है वो हमारा एकदम करेक्ट हो जाता है। इसके बारे में जाने तो थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि भारत में मगरमच्छ संरक्षण का जो कार्य है वो 1970 के दशक की शुरुआत में मगरमच्छों के व्यापक स्तर पर शिकार की कुछ रिपोर्टों के सामने आने के बाद आरंभ किया गया था। ठीक है, इसलिए ही ये कदम उठाया गया। 1972 में घड़ियाल को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत संरक्षण प्रदान किया गया। उसके बाद मगरमच्छ संरक्षण परियोजना 1975 लाई गई थी। ठीक है, जो कि यूएनडीपी अर्थात संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और खाद्य एवं कृषि संगठन की सहायता हेतु शुरू किया गया था। तो इसलिए हमारा स्टेटमेंट जो फर्स्ट है वो सही हो जाता है। बाकी जो दो स्टेटमेंट है हमारे ये गलत हैं। मगरमच्छ प्रजनन एवं प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान की जो स्थापना है वो वर्ष 1980 में दिल्ली में नहीं, मद्रास में की गई थी। ठीक है, इसलिए हमारा सेकंड जो है वो बिल्कुल गलत हो जाता है। और जो घड़ियालों की संख्या है उनकी भारी गिरावट के परिणाम स्वरूप आईयूसीएन की लाल सूची में इन्हें गंभीर रूप से संकटापन्न प्रजाति अर्थात क्रिटिकली एंडेंजर्ड के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो थर्ड स्टेटमेंट है वो भी गलत हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2 है कि टुंड्रा बायोम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे हमें 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। पूछा गया है कि निम्न कथनों में से कौन सा सही है। पहला देख लेते हैं, वर्ष के अधिकांश समय इसमें यहाँ पर वृक्ष नहीं होते हैं। ठीक है, और बाकी देखें तो सेकंड देखें, सरीसृप और उभयचर की जातियों की यहाँ पे कम जो संख्या है वो कम होती है। थर्ड दिया गया है कि अधिकांश पशु की मोटी उपचर्म और बाह्य त्वचा रोम या फर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर हो जाता है वो आंसर हो जाता है इसका बी, अर्थात जो तीनों ही स्टेटमेंट है वो एकदम करेक्ट है। यहाँ पे जो थर्ड स्टेटमेंट है अधिकांश पशु की मोटी उपचर्म होती है, तो इसका कारण ये है कि यहाँ पे सर्दी से बचने के लिए इनके शरीर पर फर होते हैं। जैसे हम स्वेटर पहनते हैं फर वाले सर्दी से बचने के लिए, तो इनको प्राकृतिक रूप से फर मिले होते हैं। बाकी सरीसृप और उभयचर की जातियों की संख्या यहाँ पर कम होती ही होती है। ठीक है, और टुंड्रा बायोम दो अलग अलग शीत और शुष्क क्षेत्रों में विकसित हुए होते हैं। जैसे कि आर्कटिक टुंड्रा के बारे में बात करें तो उत्तर ध्रुवीय व्रत के ऊपर उच्च अक्षांशीय भूभागों पर ये पाए जाते हैं। वहीं अल्पाइन टुंड्रा पहाड़ों के ऊपर बहुत अधिक ऊंचाई पर स्थित होते हैं और ये ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां रात का तापमान शून्य से नीचे चला जाता है। और आमतौर पर टुंड्रा बायोम क्षेत्रों में वार्षिक रूप से 25 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। इसका अर्थ यह है कि इन क्षेत्रों को क्या माना जाता है, रेगिस्तान ही माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट है कि इकोटोन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। यहाँ पे पूछा गया है कौन सा सही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, ऑप्शन दिए गए हैं, देख लेते हैं। यह वह क्षेत्र होता है जहाँ दो समुदाय मिलते हैं और एकीकृत होते हैं। सेकंड है कि घास का मैदान समुद्री और स्थलीय पारितंत्र के बीच एक इकोटोन होता है। इकोटोन की उत्पादकता किसी व्यक्ति का प्राकृतिक पारितंत्र की तुलना में कहीं अधिक होती है।
फोर्थ है कि इस क्षेत्र में आबादी या सामुदायिक संरचनाओं में परिवर्तन देखा जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाता है बी, अर्थात घास का मैदान समुद्री और स्थलीय पारितंत्र के बीच एक इकोटोन होता है। ठीक है, इन दोनों का मिला जुला रूप इकोटोन कहलाता है। इकोटोन दो बायोम अर्थात भिन्न भिन्न पारितंत्रों के बीच की संधि है ना। यदि यहाँ पे देखें, इसको समझें, यदि यह क्या है, घास का मैदान है और यहाँ पे ये समुद्र है और ये दोनों कहीं मिल रहे हैं तो ये इकोटोन का क्षेत्र हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन 4 देखते हैं। निम्नलिखित भारतीय रामसर स्थलों में से कौन सा मानव निर्मित आर्द्र भूमि है? 3 ऑप्शन दिए गए हैं, हाँ यहाँ हमें देखना है कि कौन से सही है। ठीक है, कौन कौन से रामसर स्थलों में मानव निर्मित है? तो दिया है कि पोंग बांध झील, सेकेंड है कि नांदूर मध्यमेश्वर, थर्ड है थोल झील। ठीक है, तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर हो जाता है डी, अर्थात जो तीनों हैं तीनों ही मानव निर्मित आर्द्र भूमि है जिनको रामसर स्थलों में शामिल किया गया है। ठीक है, आंसर इसका क्या है, डी हो जाता है। आगे देखें, प्रश्न 5 देख लेते हैं। जब शोधकर्ता या अनुसंधान संगठन बड़े पैमाने पर कम संपन्न देशों या उपेक्षित लोगों से किसी औपचारिक मंजूरी के बिना जैविक संसाधनों का दोहन करते हैं तो इसे क्या कहा जाता है? ठीक है, किसी की अनुमति के बिना यदि जैविक संसाधनों का दोहन होता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाता है वो है सी, बायोपायरेसी। ठीक है, इसको बायोपायरेसी कहा जाता है। जैसे जैसे आनुवंशिक अनुसंधान अधिक परिष्कृत होते जा रहे हैं वैसे वैसे क्या हो रहा है कि खाद्य सुरक्षा आवश्यकताओं की पूर्ति करने हेतु पौधों एवं पशुओं का उपयोग हो रहा है ना। वनों की कटाई भी हो रही है, दोहन हो रहा है। और बायोपायरेसी तब होती है जब शोधकर्ता या अनुसंधान संगठन बड़े पैमाने पर कम संपन्न देशों या उपेक्षित लोगों से बिना किसी मंजूरी के बिना जैविक संसाधनों का दोहन करते हैं। और बायोपायरेसी दवाओं के विकास तक ही सीमित नहीं है, यह कृषि एवं औद्योगिक संदर्भ से भी की जाती है। जैसे कि नीम के पेड़, इमली, हल्दी और दार्जिलिंग की चाय जैसे भारतीय उत्पादों को विदेशी कर्मों द्वारा विभिन्न लाभकारी उद्देश्यों के लिए पेटेंट कराया गया है। इसीलिए कराया गया है कि जिससे कि उनका दोहन ना हो सके, है ना, इतना अति दोहन ना हो। बात करें प्रश्न 6 की, यहाँ पे दिया गया है कि उत्तर पूर्वी भारत में निम्नलिखित में से कौन सी आर्द्र भूमियाँ, ठीक है, आर्द्र भूमियाँ रामसर सूची में शामिल है। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है, एक है मानस, सेकंड दीपोर बील, थर्ड है काजीरंगा, फोर्थ है रुद्रसागर। पूछा गया है कि नीचे दिए गए कूट का सही प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। कौन कौन से रामसर सूची में शामिल है? तो इसका जो आंसर है वो आंसर है डी, अर्थात सेकंड एंड फोर्थ, दीपोर बील और रुद्रसागर रामसर झील में, रामसर सूची में शामिल हैं। ठीक है, मानस और क्या काजीरंगा ये शामिल नहीं है क्योंकि ये क्या है, राष्ट्रीय उद्यान है ना, ये आर्द्र भूमि नहीं है। और आर्द्र भूमि होंगी भी तो उतना नहीं है, इनको शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। प्रश्न 7 देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। यहाँ पे हमें संरक्षित क्षेत्र दिए गए हैं, उनकी आसपास की नदी दी गई है। तो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है कि मानस राष्ट्रीय उद्यान जो कि बराक नदी के आसपास है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान केन नदी, पपीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान कृष्णा नदी, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान कावेरी नदी। यहाँ पूछा गया है कि उपयुक्त युग्मों में से कौन से सही सुमेलित हैं। तो इसका जो आंसर हो जाता है वो हो जाता है बी, अर्थात केवल जो 2 है वो सही सुमेलित है, पन्ना केन नदी। ठीक है, बाकी हमारे तीनों जो ऑप्शन है वो गलत हो जाते हैं। इनके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, इनके बारे में जान लेते हैं। जो पश्चिमी असम में हिमालय की तलहटी में स्थित है मानस, उसको वर्ष 1928 में क्या किया गया था, जीव संरक्षण स्थल बनाया गया था, जिसे 1974 में टाइगर रिजर्व बनाया गया। यह उद्यान पश्चिम में मानस नदी बहती है, इसके आसपास जो यहाँ की एक मुख्य नदी है उसी पर ही इसका नाम रखा गया है, तो बराक नदी नहीं है। बात करें पापीकोंडा की, यह उद्यान गोदावरी नदी के बाएं और दाएं किनारे पर स्थित है। ठीक है, बात करें फोर्थ की, तो साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान केरल में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है। ये नीलगिरी पहाड़ियों पर अवस्थित है और इसका मुख्य क्षेत्र काफी बड़ा है। ठीक है, और ये कुंती नदी, ठीक है, कुंती नदी से यह घिरा हुआ है। ठीक है, चलिए हमने सारा डिस्कस कर लिया इससे रिलेटेड।
जो हमारे पास गलत ऑप्शन थे हमने उसका आपको राइट इज आंसर भी बता दिया है। तो आई होप कि आप लोग सेटिस्फाई होंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा 8 है कि अग्रगामी समुदाय और चरमोत्कर्ष समुदाय के मध्य अंतर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, विचार कीजिए। इसको देख लेते हैं। यहाँ पे हमें दो ऑप्शन दिए गए हैं, दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। हमारे पास दो स्टेटमेंट है, पढ़ लेते हैं। अग्रगामी समुदाय की वृद्धि दर चरमोत्कर्ष समुदाय की वृद्धि दर की तुलना में धीमी होती है। वहीं सेकंड दिया गया है कि अग्रगामी समुदाय में प्रजातीय विविधता चरमोत्कर्ष समुदाय में प्रजाति विविधता से अधिक होती है। पूछा गया है कि उपयुक्त में से कौन सा या से सही है। तो इसका जो आंसर हो जाता है, इसका आंसर हो जाता है डी, अर्थात ना तो एक सही है और ना ही दो सही है। बात करें इसके बारे में कि क्या है अग्रगामी समुदाय और चरमोत्कर्ष समुदाय, तो प्राथमिक अनुक्रमण लाइकेन के प्रसार से ये शुरू होता है। लाइकेन और मॉस सर्वप्रथम उपनिवेश स्थापित करते हैं क्योंकि उनकी जड़ें नहीं होती हैं। ठीक है, लाइकेन ऐसे क्षेत्रों पर अतिक्रमण और उपनिवेश स्थापित कर सकते हैं जहां ये जल की तलाश करने वाले कवक घटक के माध्यम से विभिन्न तरीकों से विस्तारित होने और दृढ़ पकड़ बनाने में सक्षम होते हैं ना, और इस प्रकार इनका पहला समुदाय बनता है। ठीक है, पहला समुदाय किससे संबंधित है? लाइकेन से। ठीक है, जहाँ पे वो अपना निवास स्थल बनाने की खोज करते हैं, तो पहले समुदाय बनता है जिसको कहते हैं अग्रगामी समुदाय। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? अग्रगामी समुदाय कहा जाता है। बात करते हैं चरमोत्कर्ष समुदाय के बारे में। तो लाइकेन मृदा निर्माता होते हैं और क्या होता है, ये दुर्बल अम्ल उत्पन्न करते हैं और अत्यंत धीरे धीरे चट्टानों की सतह को नष्ट करते जाते हैं। इस प्रकार से अंत क्या होता है कि अंतिम स्थिर और आत्मनिर्भर समुदाय जो अपने पर्यावरण के साथ संतुलन स्थापित करता है का निर्माण होता है। अर्थात धीरे धीरे जो अच्छी तरीके जो अंतिम स्तर और आत्मनिर्भर समुदाय के रूप में कह सकते हैं कि ऊपर आता है या उभरता है, वो चरमोत्कर्ष समुदाय के रूप में माना जाता है। ठीक है, समुदाय तो बन गए, अग्रगामी भी बन गया, लेकिन चरमोत्कर्ष ऊपर तक कौन पहुंचा है ना, कह सकते हैं कि फर्स्ट कौन आया, एक तरह से समझ सकते हैं इसको। तो उसे क्या कह दिया जाता है? चरमोत्कर्ष समुदाय कह दिया जाता है। चरमोत्कर्ष समुदाय सबसे अधिक उत्पादक समुदाय हैं जो पर्यावरण को बनाए रख सकते हैं, और ऐसे समुदाय के पशु भी अनुक्रमण प्रदर्शित करते हैं जो काफी हद तक पौधे के अनुक्रमण द्वारा शासित होते हैं, लेकिन उन पशुओं के प्रकारों से भी प्रभावित होते हैं जो निकटवर्ती समुदाय से पलायन करने में सक्षम होते हैं। बात करें अग्रगामी और चरमोत्कर्ष समुदाय के बीच के अंतर की, तो इनका विकास दर अग्रगामी का तेज होता है, चरमोत्कर्ष का धीमा होता है। तो इसी प्रकार से इनमें काफी अंतर देखने को मिलते हैं। तो इसका हमने आंसर देख लिया, आंसर हो जाता है डी। इसके बारे में बात कर ली। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं अपना 9। ठीक है, तो हमारा जो 9th क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। पूछा गया है कि गिद्ध संरक्षण के लिए भारत की हालिया राष्ट्रीय कार्य योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट दिए गए हैं कि उत्तर प्रदेश में गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र स्थापित किया जाएगा। सेकंड है कि भारत के प्रत्येक जिले में कम से कम एक गिद्ध सुरक्षित क्षेत्र, ये गीत नहीं है गिद्ध है, ठीक है, मिसप्रिंट हो जाता है, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। गिद्ध सुरक्षित क्षेत्र स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। तो इसका जो आंसर हो जाता है, इसका आंसर हो जाता है केवल एक, अर्थात जो स्टेटमेंट फर्स्ट है वही करेक्ट है, सेकंड नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता, आप हर प्रत्येक जिले में इसको सुरक्षित क्षेत्र बना सकते हैं। ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं है और ज़रूरी नहीं है प्रत्येक जिले में आपको गिद्ध भी देखने को मिले, है ना। तो इसलिए हमारा जो सेकंड है स्टेटमेंट वो गलत है। प्रत्येक राज्य में गिद्धों की बची हुई आबादी के संरक्षण के लिए उन राज्यों में कम से कम एक गिद्ध सुरक्षित क्षेत्र स्थापित किया जाना प्रस्तावित है, अर्थात जहाँ जहाँ गिद्ध हैं, ठीक है, प्रत्येक राज्य में जो बची हुई गिद्धों की आबादी है उसका संरक्षण करने के लिए सुरक्षित क्षेत्र है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 10th एंड लास्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। हमारा क्वेश्चन है कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे हमें 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। पौधे स्वयं पर आपतित और प्रकाश की 50% से अधिक ऊर्जा ग्रहण कर लेते हैं। सेकंड है ऊर्जा पिरामिड सदैव सीधा होता है। थर्ड दिया गया है किसी पारिस्थितिक तंत्र में पोषण स्तरों की संख्या प्रति पोषण स्तर
में नष्ट हुई ऊर्जा की मात्रा पर निर्भर करती है। पूछा गया है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन बी, अर्थात केवल जो दो स्टेटमेंट है वही करेक्ट है, बाकी दो रोंग हो जाते हैं। इसके बारे में पढ़ें। सॉरी। गहरे समुद्र के जल तापीय पारितंत्र को छोड़कर पृथ्वी के सभी पारिस्थितिक तंत्रों के लिए ऊर्जा का एकमात्र स्रोत क्या है? सूर्य है ना। और आपतित सौर विकिरण का 50% से भी कम भाग प्रकाश संश्लेषणात्मक सक्रिय विकिरण होता है। पादप एवं प्रकाश संश्लेषी जीवाणु सरल अकार्बनिक पदार्थों से आहार तैयार करने के लिए सूर्य की विकसित ऊर्जा का स्थिरीकरण करते हैं। तो स्थलीय जो पारिस्थितिक तंत्र है उनमें पादप अपनी पत्तियों पर पड़ने वाले सौर प्रकाश की ऊर्जा का लगभग 1% भाग ही ग्रहण कर लेते हैं, जिससे वो खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो 50% जो ये ऑप्शन में दिया गया है ये गलत है। बाकी बात करें, जब हरे पादपों को प्राथमिक उपभोक्ताओं द्वारा खाया जाता है तब ऊर्जा की एक बड़ी मात्रा पर्यावरण में ऊष्मा के रूप में विलीन हो जाती है। और जिस तरह से ये चेन चलती जाती है, अर्थात यदि पत्ती को बकरी ने खाया, ठीक है, पत्ते को एक खरगोश ने खाया तो उसके अंदर ऊर्जा ज़्यादा होगी, ठीक है। और यदि इस खरगोश को किसी जानवर ने खा लिया तो थोड़ी वो कम घट के आएगी। इसी प्रकार से थोड़ा और इसी तरह से अगर चैन चलेगी और लास्ट में मानव पे पहुंचता है तो ऊर्जा की मात्रा बहुत ही कम हो जाती है। इसलिए कहते हैं कि शाकाहारी बनिए, है ना, पौधों पर निर्भर रहिए। वहां से यदि आप डायरेक्ट पौधे मतलब शाकाहारी भोजन लेते हैं तो आपको अधिक ऊर्जा मिलती है, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाता है वो हो जाता है केवल बी। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप कि आप सेटिस्फाई रहे होंगे। हमने यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 से रिलेटेड, एनवायरनमेंट से रिलेटेड बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को डिस्कस किया है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और ज्वाइन करें टेलीग्राम चैनल जहाँ पे आपको डेली करंट अफेयर और प्रीलिम्स से रिलेटेड रिवीजन टॉपिक्स भी दिए जा रहे हैं जो कि आपकी एग्जाम में प्रीलिम्स में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे, ठीक है। तो ज्वाइन करें डिलाइट आइज टेलीग्राम चैनल। थैंक यू।